राम प्रसाद जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ आ तो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे कि पता नहीं वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से निभा पाएंगे या नहीं। क्योंकि पहले तो जब कभी आए थे तो राम प्रसाद जी की पत्नी सुमित्रा जी उनके साथ ही आई थी, और अपनी पत्नी के होते हुए राम प्रसाद जी को किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अब पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी और बड़े बेटे ने उनकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसलिए छोटा बेटा अमित उन्हें अपने पास ले आया। कई दिनों तक तो राम प्रसाद जी को अपनी छोटी बहू अनीता से कुछ भी मांगने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अनीता का व्यवहार देखकर उनकी झिझक भी खत्म हो गई। सबके साथ घुलने मिलने में उनको लगभग 1 महीना बीत गया। उनका बेटा अमित जब भी ऑफिस से घर आता तो सबसे पहले वो अपने पिता के पास थोड़ी देर बैठता और उनसे पूरे दिन के हालचाल पूछता, जो राम प्रसाद जी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को राम प्रसाद जी ने अनीता से कहा, बहू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे रहते हुए मेरे बच्चे आपस में बंटवारा कर लेंगे। मैं अपनी पत्नी का दुख मना रहा था तो मेरा बड़ा बेटा और बेटी आपस में बंटवारा कर रहे थे, पर जो हो गया सो हो गया। अब देखो भगवान मुझे आगे क्या क्या दिन दिखाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, अनीता ने शांत स्वर में कहा और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आज पिताजी की बातें सुनकर अनीता को रात को नींद नहीं आ रही थी। बंटवारे की बात याद करके वो अतीत के गलियारों में खो गई। अम्मा जी नहीं रही जब 2 सप्ताह पहले अनीता को अपनी सास के निधन का ये समाचार सुनाया गया था, तब सहसा ही उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। उसका मन बहुत ही बेचैन हो गया था, परंतु सच को झुठलाने का उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। अनीता को उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का अफसोस शायद जीवन भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अनीता अपनी सासू माँ के साथ नहीं थी, उन दोनों में तो बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग का साया अपने ऊपर से उठ जाना अपने आप में सदमा देने वाला अनुभव होता है। अनीता का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता था जब वो अपने ससुर जी को इस हालत में देखती, और फिर अमित भी तो अपने माँ पिताजी से बहुत प्यार करता था। अमित पिता से ज़्यादा अपनी माँ के ही करीब था। हालांकि ये बात भी जाहिर थी कि अमित की माँ सबसे ज़्यादा अपने बड़े बेटे को ही मानती थी, परंतु अमित अपनी शांत प्रवृत्ति के कारण अपने अंदर किसी भी तरह की दुर्भावनाओं को पनपने नहीं देता था। उसकी यही बात कभी कभी अनीता को नागवार गुजरती थी। पिताजी से तो खैर अनीता की कई बार बहस हो जाया करती, लेकिन अम्मा जी के साथ उसकी कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। कारण पिताजी काफ़ी मुखर और अम्मा जी अंतर्मुखी थी। वैसे तो अमित अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत ही माहिर था, परंतु इस बार इस कला में अमित को भी सफलता हाथ नहीं लगी। अमित के चेहरे की लाचारी को देखकर अनीता का मन रोने को हो जाता। उसको मानसिक सांत्वना देने के लिए अनीता अंतिम संस्कार के समय भी उनके साथ नहीं थी। ये बात अनीता को रह रहकर कचोटती थी, लेकिन उसकी भी ऐसी मजबूरी थी कि उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी बेटी प्रिया की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, जिसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अमित को अकेले ही जाना पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अमित घर लौट आए थे, क्योंकि लगातार 13वीं तक रुकने के लायक उसकी छुट्टी नहीं थी। उसके बाद बड़े भैया और भाभी वहीं पर रुके हुए थे। 3 दिन पहले ही प्रिया की परीक्षा समाप्त हुई और इस बार 13वीं में शामिल होने के लिए अनीता भी ससुराल जा रही थी। रास्ते भर वे तीनों चुपचाप ही रहे। अगर कोई दूसरा अवसर होता तो प्रिया रेलगाड़ी के सफ़र में काफ़ी उत्साहित रहती थी,
लेकिन अपनी दादी को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए वो अपने स्वभाव के विपरीत शांत बैठी थी। संवेदनहीन की स्थिति में अनीता के अंदर विचारों और भावनाओं का सलाम उमड़ रहा था। वो बार बार कल्पना कर रही थी कि पता नहीं गांव के घर पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि अनीता की दोनों नंदें और जेठानी पहले से ही वहां पर मौजूद थी। और फिर 3 दिन पहले पटना वाली बुआ भी आ गई थी। नज़दीकी रिश्तेदारों में सबसे बाद में पहुंचने वाली अनीता ही थी। वो अंदर से तो बहुत भावुक थी, परंतु अपने आंसुओं पर काफ़ी नियंत्रण कर लेती। यही कारण था कि कई बार लोग उसको संवेदनहीन समझते थे। अनीता के भी आंसू बहते, लेकिन अकेले में अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर करना उसके स्वभाव में था ही नहीं। इसलिए उसको कई बार कठोर, निर्दय, हृदय आदि शब्दों से संबोधित किया जाता था। अनीता मन ही मन में सोच रही थी कि इस बार वहां पहुंचते ही उसको अपने आंसुओं पर लगाए हुए बांध को सब प्रयास तोड़ना होगा, वरना फिर लोग उसे संशय के कटघरे में खड़ा कर देंगे। यही सब सोचते विचारते सफ़र कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। दिन के 11 बज रहे थे जब उनकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी। पिताजी ने ड्राइवर गाड़ी पहले से ही भेज रखे थे, इसलिए बिना किसी परेशानी के वो सब 11:30 बजे तक घर पहुंच गई। छोटी मामी आ गई, छोटी मामी आ गई कहते हुए ननद के बेटे ने अनीता को देखते ही दौड़कर अंदर सभी लोगों को सूचना दी। तो अंदर से तुरंत ही सविता दीदी यानी कि अनीता की बड़ी ननद आई और उसको अपने साथ ले गई। बरामदे में ही बाकी सभी लोगों से भेंट हो गई। अनीता ने अपनी ननद और जेठानी और बुआजी सभी के पैर छुए और फिर वहीं बैठ गई। वहाँ का माहौल कहीं से भी मातम का नहीं लग रहा था। भाभी नौकरों को निर्देश दे रही थी कि कैसे और क्या क्या तैयारी करनी है। नंदे और बुआ गपशप में मशगल थी। अपनी उपस्थिति का आभास कराने के उद्देश्य से अनीता ने पूछा कि पिताजी कहाँ पर हैं। अम्मा जी के कमरे में हैं, छोटी ननद ने बताया और अनीता को उस कमरे में ले जाने के लिए तत्पर हो गई। पिताजी आंखें बंद किए हुए आराम कुर्सी पर बैठे थे। सोए थे या जग रहे थे कुछ पता नहीं चल रहा था, परंतु अनीता की आहट सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बोले, आ गई छोटी बहू, कहते हुए अनीता को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अनीता और उसकी बेटी प्रिया ने उनके पैर छुए तो प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से वात्सल्य से पूछा, परीक्षा कैसी हुई बेटा? अच्छी हुई दादाजी, कहते हुए प्रिया की आवाज़ भर्रा गई और वो उनके पास बैठ गई। पिताजी के चेहरे पर अवसाद की रेखाएं स्पष्ट थीं। उनका स्वभाव भी काफ़ी बदला हुआ सा लग रहा था। कहाँ तो गुस्सेल और डांटता फटकारता हुआ उनका रौद्र रूप, और कहाँ ये शांत निश्चल ममत्व भरा हुआ रूप। एक क्षण के लिए अनीता को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही पिताजी हैं जिन्होंने कभी किसी से भी प्यार से बात नहीं की थी। अम्मा जी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था और शायद उन्हें जीवन की ऋण भंगुरता का एहसास भी हो गया था। अनीता थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठी रही। उसका मन काफ़ी भारी हो चला था, लेकिन ना तो आंसू निकले और ना ही पिताजी के लिए सांत्वना का कोई शब्द। इतनी ही देर में गाड़ी से सामान वगैरह निकाल कर और व्यवस्थित कर अमित भी वहां आ गया। अमित के आते ही अनीता वहां से निकल गई ताकि पिता और पुत्र बिना किसी झिझक के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें और साझा दुख सुख बांट सकें। बाहर आई तो बरामदे में खाट के बीचों बीच एक खुली अटैची रखी हुई थी जिसमें कुछ जेवरात के डिब्बे पड़े थे। भाभी ने अनीता को देखते ही बुला लिया और कहने लगी, अनीता तू भी इनमें से अपनी पसंद का एक जेवर ले ले। अम्मा जी की 6 सेट में से हम तीनों ने ले लिए हैं, मतलब दोनों नंदे और एक जेठानी ने एक एक ले लिया था। तू भी ले ले और जो 2 बचे हैं वो दोनों बुआ ले लेंगी। अनीता को ये सब बड़ा ही अजीब लगा।
यहाँ अम्मा जी के चले जाने का दुख है किसी को नहीं। ये सब तो उनके जेवरों के बंटवारे में लगे हुए हैं। अनीता ने कहा, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोगों को जो भी ठीक लगे वो कर लो। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिलचस्पी होगी? तुझे कौन सा किसी चीज़ की कमी है? तू तो खुद कमाती है ना, जितने चाहे बनवा लोगी। और हम भी कौन से जेवरों के लिए मरे जा रहे हैं? वैसे भी तुम तो अपनी कमाई सब अपने पास ही रखती हो। हम तो अम्मा जी की निशानी समझकर ले रहे हैं। लखनऊ वाली बुआ जी ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे बुआ जी, छोड़िए ना, छोटी है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं, बुरा मानने वाली बात ही है। देखो ना, ये कैसी बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ अम्मा जी के जेवर ही बांटने आए हैं। ये सब सुनकर अनीता का मन तो बहुत हुआ कि वो बोल दे। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि बुआ जी को इतना बुरा लग गया। तभी उसकी जेठानी बोली, छोड़िए ये सब बातें, मैं अपनी समझ से ये वाला सेट अनीता को दे देती हूँ। कहते हुए जेठानी ने जेवर का एक डिब्बा उठाकर अनीता की तरफ बढ़ा दिया। अनीता ने वो डिब्बा अनमने भाव से ले तो लिया, मगर खोलकर भी नहीं देखा। तभी लखनऊ वाली बुआ जी ने अनीता के हाथ से डब्बा ले लिया और खोलकर बोली, अरे ये तो थोड़ा भारी वाला सेट है और है भी पुरानी डिजाइन का। अब अनीता तो रही प्रोफेसर, वो इस तरह का हार थोड़ी ना पहनेगी। उसके लिए तो ये ठीक रहेगा। और उन्होंने अनीता को एक दूसरा डिब्बा पकड़ा दिया। अनीता ने उसे भी खोलकर नहीं देखा। बुआ जी ने खुद पहले वाला डिब्बा रखते हुए कहा, मैं ये ले लेती हूँ, मीना बुआ की बेटी के ब्याह में चला दूंगी। अब तो एक मात्र डब्बा बचा था, उसे पटना वाली बुआ ने रख लिया। ये सब देखकर अनीता हैरानी से उनकी ओर देखने लगी कि इंसान इतना भौतिकवादी कैसे हो सकता है। अगर तुम सभी के बंटवारे खत्म हो गए हों तो इतना दिन चढ़ गया, खिलाने पिलाने की तैयारी नहीं होगी क्या? छोटे चाचा जी की कड़कती आवाज़ ने महिला मंडली की गतिविधियों पर अचानक विराम लगा दिया। भाभी जल्दी जल्दी खाट पर बिखरे अतिथि के सामान को समेटने लगी। सभी औरतें अपने अपने हिस्से में आई अम्मा जी की सौगात समेटते हुए तितर बितर हो गई। अनीता के हृदय पर मानो मन का बोझ लग गया हो और वो भी उठकर चल दी। अनीता के हाथों में भी जेवर का डिब्बा था जो उसको अपराध भावना से ग्रसित कर रहा था। अगर वो नहीं लेती तो घमंडी कह दी जाती, और ले लेती तो कोई बात नहीं। इन गहनों को प्रिया की शादी में दे दूंगी, उसकी दादी की तरफ से आशीर्वाद समझकर। ये सोचकर अनीता ने अपने आप को अपराध भावना से मुक्त करने की कोशिश की। थकान और यहाँ की गहमा गहमी अनीता पर हावी होने लगी थी। उसके सर में दर्द होने लगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो आराम करने चली गई। खाना पीना हो जाने के बाद जेठानी ने फिर से सभी महिलाओं को अम्मा जी के कमरे में एकत्रित किया। उनकी मनसा अम्मा जी की साड़ियों का हिसाब किताब लगाने की थी। अम्मा जी तो बहुत ही शौकीन मिजाज थी। भले ही वो गांव में ही रहती थी, मगर उनके पास साड़ियों का खूबसूरत संग्रह हुआ करता था। दोनों नंदे अनीता को भी बुलाने आई तो उसने विनम्रता से मना करना चाहा, लेकिन उनके जोर देने पर अनीता को भी मजबूरन आना ही पड़ा। तभी अनीता की जेठानी प्रियंका ने बड़ी कुशलता से उनकी 6 बनारसी साड़ियों में से एक एक सभी को पकड़ा दी। मैं इन साड़ियों का क्या करूँगी? अनीता के मुंह से अचानक ही निकल गया। क्यों, ये तो पुराने ज़माने की महंगी साड़ी है। बनारसी साड़ी की दुकान में इसकी खूब अच्छी कीमत मिल जाएगी। छोटी ननद ने बड़ी ही तत्परता से कहा, अभी मेरे ये दिन आ गए क्या कि अम्मा जी की साड़ियाँ बेचकर पैसे कमाऊं? अनीता ने मन ही मन सोचा, मगर कहा नहीं, कहीं उसकी बात का बतंगड़ ना बन जाए। इसलिए उस समय उसने इतना ही कहा, दीदी मुझे इन सब कामों का पता नहीं है, ये सब आप ही के बस में है। ऐसा कीजिए, ये आप ही रख लीजिए, मेरे पास तो यूं ही पड़ी रह जाएंगी। पता नहीं ननद को उसकी बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन ठीक है, जैसा कहो। ये कहते हुए उन्होंने वो साड़ी अपने पास रख ली। अनीता ने कनखियों से देखा तो लखनऊ वाली बुआ उस साड़ी को ललचाई निगाहों से देख रही थी।
अनीता सुबह से हो रहे इस बंटवारे के क्रियाकलाप से उब सी गई थी। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ये नहीं कि 2 घड़ी बैठकर अब सब आपस में अम्मा जी की अच्छी बातों पर चर्चा करें, उनके नेक कामों को याद करें, पर यहाँ तो जैसे लूट मची हुई है। इनमें कौन कितना लंबा हाथ मार सकता है? सभी इसी फिराक में हैं। मर्द लोग गांव के सभी लोगों के भोज पातर की तैयारी में लगे थे। खिलाने पिलाने के लिए रसोइया था एवं हलवाई बाहर से ही बुलाए गए थे, इसलिए घर की महिलाओं के पास रसोई से संबंधित कोई काम नहीं रह गया था। सभी के चेहरे पर एक राहत का भाव था, अपनी अपनी गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होने की राहत का भाव, जैसे सब पिकनिक मनाने या किसी समारोह में सम्मिलित होने आए हों। अनीता की मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ बाकी औरतें उलट पुलट कर अम्मा जी की बाकी साड़ियाँ देखना और समझने में तालीम थी। समझने में इसलिए कि सभी छूकर और टटोल कर अंदाज़ा लगा रही थी कि कौन सी कितनी नई है और कौन सी कितनी महंगी होगी। खैर, निष्पक्ष बंटवारे में निपुण मानी जाने वाली जेठानी ने फिर उसी कुशलता से साड़ियाँ करीब करीब बराबर बराबर बांट दी। अनीता के सामने ही फिर असमंजस की स्थिति बनी। अपने हिस्से आई साड़ियों में से उसने एक सबसे साधारण सी साड़ी रख ली। उसने कहा, वो तो बस ये साड़ी रख रही है अम्मा जी की निशानी के तौर पर। भाभी, बाकी की साड़ियाँ आप इनमें ही बांट दें। अनीता ने डरते डरते दोनों बुआजी और नंदों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि जेठानी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, लखनऊ वाली बुआ ने फिर से कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ हाँ, छोटी बहू ठीक ही कहती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, ये क्यों पहनेगी पुरानी साड़ियाँ? बुआ, आप तो हर बात का गलत अर्थ ले लेती हैं। अनीता की ओर से उसके जेठानी ने सफाई दी। अब इसकी इच्छा नहीं है तो ना सही, आप लोग ही रख लीजिए। और अंत में प्रियंका ने अनीता के हिस्से की साड़ियाँ भी उनमें ही बांट दी। उसने चैन की सांस ली। चलो, बंटवारा तो खत्म हुआ, आज सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोनों बुआ शाम की ट्रेन से वापस लौट रही थी। बाकी सभी लोगों को कल लौटना था। पिताजी अब कैसे और कहाँ रहेंगे, इस जलवंत विषय पर चर्चा के लिए सभी लोग बरामदे में एकत्रित हुए। पिताजी कहाँ रहना चाहते हैं, ये तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, जेठ जी ने कहा। तो जेठानी तुरंत उनकी बात काटते हुए बोली, मगर ये भी तो देखना होगा कि कौन उनकी जिम्मेदारी ले सकने की स्थिति में है। देखो भाई, अम्मा जी के बिना पापा जी को संभालना हमारे बस में तो नहीं है। छोटी ननद ने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, वैसे भी बेटे के रहते हुए बेटियां थोड़ी माँ बाप को संभालती हैं, लोग क्या कहेंगे। बड़ी ननद ने भी छोटी दीदी की बात पर समर्थन का मोहर लगाया। मेरा तो घर बहुत ही छोटा है, पिताजी को वहाँ काफ़ी दिक्कत होती हैं, किसी तरह तो हम भी एडजस्ट हो पाते हैं। और मुंबई में बड़ा मकान लेना मजाक थोड़ी ना है। दोनों नंदों की बातें सुनकर जेठानी ने बड़ी सफाई से अपनी असमर्थता जाहिर की। ठीक है, पिताजी को मैं ही ले जाऊंगा। अमित ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए ऐलान कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और तुम्हारा तो घर भी बड़ा है। अनीता खुद नौकरी करती है, इसलिए नौकरों का भी इंतजाम हमेशा रहता है। भाभी ने इस प्रस्ताव को सही साबित करने के उद्देश्य से कहा। इस नाजुक विषय पर अनीता ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। वैसे भी अमित कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरते थे, और ना ही उसका स्वभाव ऐसा था। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो भी क्या अपनों के लिए इतना नापतोल थोड़ी ना किया जाता है। जब वो सब ट्रेन से लौट रहे थे तो पिताजी उनके साथ ही थे। उनके चेहरे पर भी संतोष का भाव झलक रहा था। दादाजी, मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगी। प्रिया बहुत ही चहक रही थी। गांव जाते समय उसके हृदय में कुछ खोने का दुख था, परंतु लौटते समय उसके आंखों में कुछ पाने की चमक भी थी। अनीता भी खुश थी, लेकिन पिताजी के टूटे हुए रूप को देखकर उसका मन काफ़ी कचोट रहा था। चलो कोई नहीं, इसी बहाने उनकी सेवा का पुण्य तो मिलेगा।
अनीता अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी जो पिताजी उसके घर पर आए। बाकी लोगों को क्या पता कि अम्मा जी की जीवन भर की जमा पूंजी के बंटवारे में उनकी सबसे कीमती चीज़ उसको ही मिली है। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी तो वह अतीत के गलियारे से लौट आई। उसको ऐसा लगा जैसे पिताजी आवाज़ दे रहे हैं। उसने अमित को जगाया और बोली, अमित उठो ना, जरा देखो तो शायद पिताजी पुकार रहे हैं। अमित जब राम प्रसाद जी के कमरे में गया तो उसने देखा राम प्रसाद जी कांप रहे थे। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर अमित डर गया। उसने फटाफट गाड़ी निकाली और फिर दोनों पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मौसम चेंज हुआ है इसलिए वायरल हो गया है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और अमित सारी दवाई लेकर आ गया। अनीता ने 7 दिन की छुट्टी ली थी पिताजी का ध्यान रखने के लिए। जिस हिसाब से उसने राम प्रसाद जी का ध्यान रखा था उसकी वजह से उनके दिल में अनीता के लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 7 दिनों में ही राम प्रसाद जी काफ़ी बेहतर हो गए थे। इसलिए उन्होंने अनीता से कहा, बहू अब तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, अब मैं ठीक हूँ। अनीता के बाद 3 दिन की छुट्टी अमित ने ले ली। राम प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो इन दोनों से ठीक से बात भी नहीं करता था, फिर भी इन दोनों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान है। अमित की माँ सही कहती थी कि उनका छोटा बेटा बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। इस बात को आज उन्होंने स्थापित कर दिया था। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। राम प्रसाद जी को भी अब वहाँ पर अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो सब एक साथ कहीं घूमने के लिए निकल ही रहे थे कि दरवाज़ा खोला तो सामने उसके जेठ जेठानी खड़े थे। अमित ने उनको अंदर आने के लिए कहा और अनीता चाय नाश्ते का इंतजाम करने रसोई में चली गई। राम प्रसाद जी ने जब अपने बड़े बेटे बहू को देखा तो उनके मन में बस एक ही सवाल था कि अब ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे बहू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वे लोग कितने लालची हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी राम प्रसाद जी ने अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पिताजी, दरअसल वो गांव वाला घर है ना, वहाँ पर अब कोई रहता तो है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो घर बेच देते हैं और फिर मैं अपने लिए एक बड़ा घर बना लूँ। राम प्रसाद जी मन ही मन में मुस्कुराए। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये दोनों मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जायदाद के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, जैसे गहने और साड़ियाँ सबने आपस में मिलकर बांटे थे, उसी तरह से उस मकान का भी तो बंटवारा होना चाहिए ना। अरे नहीं पिताजी, उस पर तो सिर्फ मेरा और छोटे का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। राम प्रसाद जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी बड़ी बहू बोल पड़ी, देखिए पिताजी, मुझे नहीं लगता कि अमित को उस मकान में हिस्सा चाहिए, क्योंकि अमित के पास तो अपना खुद का मकान है, तो फिर उसे इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ बहू, मकान तो तुम्हारे पास भी है ना। पिताजी, हमारा मकान तो बहुत छोटा है, आप तो जानते ही हैं, और फिर अब बंटी भी तो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग से कमरा चाहिए होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि वो गांव वाला मकान बेचकर एक बड़ा सा मकान बना लेता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब तुम बड़ा सा मकान ले लोगे तो उसमें मेरे लिए तो एक कमरा होगा ना, क्योंकि जब मैं वो मकान तुमको दे दूँगा तो फिर भला मैं अमित के पास क्यों रहूँगा। तभी बड़ी बहू झट से बोल पड़ी, पिताजी, जब से अम्मा जी ख़त्म हुई हैं तब से आप अमित के पास ही हैं, और अब अगर हम आपको वहाँ ले जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो मकान हमने देखा है उस मकान में 3 ही कमरे हैं। एक कमरे में मैं और ये रहेंगे, दूसरे कमरे में बंटी रहेगा, और तीसरे कमरे में तो लोग आते जाते रहेंगे। घर में एक गेस्ट रूम भी तो होना ज़रूरी है ना। राम प्रसाद जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे
कि वो दोनों उनको लेकर नहीं जाएंगे। ये तो बस ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे। एक पिताजी की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन पिता की देखभाल करनी हो तो फिर किसी को पिता नहीं चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद अमित बोला, पिताजी वो मकान आप भैया के नाम कर दीजिए, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब आप यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अमित की बातें सुनकर राम प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आया। अमित, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे। तुम्हारी बीवी ने जेवर और साड़ी सब छोड़ दिया और अब तुम भी मकान छोड़ रहे हो। इतना दानवीर बनने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जब इन लोगों ने मेरी पत्नी के गहने और साड़ी बांटी तो इन लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा। मेरी पत्नी के सामान पर पहला अधिकार मेरा था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया। राम प्रसाद जी का गुस्सा देखकर अनीता और अमित भी चुप हो गई। बड़ी भाभी को भी गुस्सा आ गया। वो जोर से बोली, पिताजी जब देवर और देवरानी को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर वो घर अमित और इनका भी तो है। बड़ी बहू, तुमको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, इसलिए वो घर मेरा है और वो घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मेरे रहते हुए उस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो घर आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। उस घर को तुम लोग अपने दिमाग से ही निकाल दो। अपने घर का तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। पिताजी, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम लोगों ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर कभी हम लोगों से मिलने का मन करे तो ज़रूर आ जाना, लेकिन उस घर को लेकर अगर कोई बात करनी हो तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना। पिताजी का इतना सख्त रवैया देखकर अनीता और अमित भी हैरान रह गई। उसके बाद बड़े बेटे बहू दोनों वहाँ से चले गए। अनीता और अमित की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिताजी से कोई भी सवाल जवाब करें। राम प्रसाद जी अब हर 2-3 महीने में अपने गांव वाले घर में एक राउंड लगा आते थे। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सबसे मिलजुल कर वापस अपने छोटे बेटे अमित के पास आ जाते। एक दिन बड़ा बेटा अपने गांव जाकर गांव के घर को बेचने के लिए 30 लाख में सौदा करने लगा। तब उसे पता चला कि वो घर तो अब अनीता के नाम पर है। ये सब पता चलते ही बड़े बेटे बहू फिर से उनके पास आ धमके और हंगामा करने लगे। अमित और अनीता पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि पिताजी की सेवा करना तो इनका एक बहाना था, वरना असली मकसद तो गांव का मकान हड़पना था। बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राम प्रसाद जी ने बड़े बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बहू से बोले, तुम दोनों को बाप के पैसे चाहिए, सेवा नहीं। तुम्हें पता भी है छोटी बहू ने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी तबीयत खराब हो जाने से उसने अपनी नौकरी से छुट्टी तक ले ली, लेकिन उसने कोई बहाने नहीं बनाए। और अमित ने भी पूरे मन से मेरी सेवा की, इसलिए मैंने वो घर अपनी मर्जी से अपनी छोटी बहू के नाम किया है। यहाँ तक कि इसके बारे में ना तो अनीता को पता है और ना ही अमित को। और तुम दोनों इन निर्दोषों के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। राम प्रसाद जी के मुंह से ये सुनकर अनीता हैरानी से अपने ससुर जी की तरफ देखने लगी और बोली, लेकिन पिताजी, आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होती। इसलिए मैंने ये वसीयत लिखवा दी है कि मेरे जाने के बाद वो घर अपने आप तुम्हारे नाम हो जाएगा। लेकिन पिताजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, मैंने बोल दिया ना, बस अब यही मेरा आखिरी फैसला है। बड़े बेटे बहू पिताजी का फैसला सुनकर चुपचाप अपना सा मुँह लेकर
वहाँ से चले गई। तो दोस्तों, राम प्रसाद जी का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।